प्यारे बच्चों, आज हम हिंदी विषय के अंतर्गत हिंदी व्याकरण खंड में निबंध का अध्ययन करेंगे। निबंध के अंतर्गत हम विभिन्न बिंदुओं पर अध्ययन करेंगे, जैसे निबंध की परिभाषा, भेद, अंग, प्रकार और निबंध लिखने के लिए उनके निर्देश क्या क्या होते हैं, निबंध का विषय क्या क्या होते हैं, उस पर गहन चिंतन करेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं निबंध के परिभाषा। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं निबंध के परिभाषा। निबंध किसे कहते हैं? तो देखते हैं, निबंध गद्य लेखन की एक विधा है, लेकिन इस शब्द का प्रयोग किसी विषय की तार्किक, बौद्धिक और विवेचना करने के लिए भी किया जाता है। निबंध में पर्याय रूप में संदर्भ और प्रस्तावना का भी उल्लेख होता है। इसे क्या कहते हैं? निबंध कहते हैं। अब देखते हैं निबंध में तीन शब्द आया है। निबंध के परिभाषा में कितना शब्द आया है? 3। तार्किक, बौद्धिक और विवेचना। तो सबसे पहले हम तार्किक का अध्ययन करते हैं। तार्किक किसे कहते हैं? किसी भी विषय वस्तु का विश्लेषण कर उनका उत्तर प्रकट कराना ही तार्किक कहलाता है। जैसे यह उदाहरण देख लेते हैं, सही गलत, तर्क वितर्क, प्रयोग और विश्लेषण। ये करने के लिए तार्किक बहुत जरूरी होता है। फिर दूसरा शब्द आया है, इसमें क्या है? बौद्धिक। परिभाषा में दूसरा शब्द आया है, तार्किक के बाद क्या शब्द है? दूसरा शब्द आया है बौद्धिक। तो बौद्धिक का अध्ययन कर लेते हैं। किसी भी विषय के ज्ञान को प्रकट कराकर नवीन ज्ञान जोड़ते हुए उस गुणों का प्रयोग करना ही क्या कहलाता है? बौद्धिक कहलाता है। ठीक है, बौद्धिक। दूसरा शब्द है बौद्धिक के अंतर्गत देख लेते हैं। बौद्धिक में हम क्या है? हमारा बोलने और सोचने समझने की तर्क शक्ति है, क्या है? बौद्धिक है। तीसरा शब्द आया है विवेचना। तीसरा शब्द क्या आया है? विवेचना। विवेचना किसे कहते हैं? विवेचना के अंतर्गत है किसी भी विषय के सभी पक्षों को तौलकर तथ्यों के वास्तविकता के ध्यान को रखते हुए उन पर विचार करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? विवेचना कहते हैं। ये हो गया निबंध के परिभाषा और परिभाषा के अंतर्गत आए हुए कठिन शब्दों का व्याख्या। फिर देखते हैं निबंध के अंग। निबंध के अंग मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं। क्या क्या? पहला, भूमिका। निबंध का पहला अंग है भूमिका। दूसरा अंग होता है विस्तार। और निबंध का तीसरा अंग होता है उपसंहार, निष्कर्ष, या इसी को विशेषताएं भी बोलते हैं। उपसंहार, इसी को निष्कर्ष भी बोलते हैं और इसी को विशेषताएं भी कहते हैं। विशेषताएं भी कहते हैं। अब इनका विशेषताएं करते हैं। सबसे पहले क्या करते हैं? भूमिका का अध्ययन करते हैं। किसी भी विषय वस्तु को परिचयात्मक रूप से रोचक बनाना ही भूमिका कहलाता है ना। किसी भी विषय, जैसे निबंध लिखते हैं तो निबंध में सबसे पहले प्रस्तावना या भूमिका भी बोलते हैं उसको। भूमिका में सबसे पहले उनका परिचय, जिस निबंध के बारे में हम निबंध लिखते रहते हैं उनका सबसे पहले परिचयात्मक रूप से उन निबंधों में क्या कहते हैं? रोचकता उत्पन्न करते हैं। वही क्या कहलाता है? भूमिका कहलाता है। दूसरा देख लेते हैं हम, क्या है? विस्तार। दूसरा क्या है? विस्तार। विस्तार किसे कहते हैं? विस्तार में क्या होता है? चिंतन प्रधान होता है, यही विस्तार कहलाता है। निबंध लिखने के लिए निबंध के अंग में सबसे पहले भूमिका, फिर विस्तार क्या है? निबंध को विस्तार रूप से, बृहद रूप से बनाने के लिए उसमें विस्तार का होना जरूरी है। उसमें चिंतन प्रधान होते हैं, हम चिंतन को ज्यादा जोर देते हैं, चिंतन मनन करते हैं, फिर उन पर विस्तार पूर्वक पॉइंट टू पॉइंट, बिंदु टू बिंदु क्या करते हैं? निबंध लिखते जाते हैं। फिर लास्ट में क्या आता है? उनका लास्ट अंग क्या होता है? उपसंहार। इसी को उपसंहार को निष्कर्ष और विशेषताएं भी कहते हैं। तीनों का मतलब एक होता है। सभी उपसंहार यानी सभी जितना ऊपर उपर्युक्त बिंदु में लिखे हुए सभी बिंदु का सारांश या निचोड़ को क्या कहते हैं? उपसंहार, निष्कर्ष या विशेषताएं, तीनों कहते हैं। फिर इसका परिभाषा देख लेते हैं। किसी भी विषय की कृत या विषय वस्तु का अंतिम निष्कर्ष, सारांश या सार को क्या कहते हैं? उपसंहार कहते हैं। उपसंहार का मतलब यह उपर्युक्त परिभाषा में दिए गए सभी की सारांश, निष्कर्ष निकाला हुआ निचोड़ को किसमें दर्शाते हैं?
उपसंहार को दर्शाते हैं। अब देखते हैं निबंध की परिभाषा देख लिए, निबंध के अंग देख लिए और निबंध के प्रकार। मुख्यतः निबंध 4 प्रकार के होते हैं। निबंध कितने प्रकार के होते हैं? मुख्यतः निबंध के प्रकार है वो 4 प्रकार के होते हैं। पहला वर्णात्मक निबंध। इनका पहला प्रकार क्या होता है? वर्णात्मक निबंध। पहला वर्णात्मक निबंध होता है। दूसरा है विचारात्मक निबंध। पहला वर्णात्मक, दूसरा विचारात्मक और तीसरा होता है भावात्मक निबंध। और चौथा होता है क्या? व्याख्यात्मक निबंध। व्याख्यात्मक निबंध। अब इसका प्रकार का क्या कर लेते हैं? वर्णात्मक, विचारात्मक, भावनात्मक और विचारात्मक व्याख्यात्मक निबंध का क्या कर लेते हैं? परिभाषा देख लेते हैं। निबंध के मुख्यतः कितने प्रकार होते हैं? 4 प्रकार होते हैं। उन 4 प्रकार में से पहला प्रकार क्या है? वर्णात्मक निबंध। वर्णात्मक निबंध के अंतर्गत क्या है? किसी भी विषय की घटना, वस्तु अथवा स्थान का वर्णन कराना ही क्या कहता है? वर्णात्मक निबंध कराते हैं। किसी भी स्थान की जब वर्णन करते हैं तो उन स्थानों का क्या होना? घटना या वास्तविक ज्ञान या उन स्थान का बारे में हम जानते हैं तभी उस स्थान का क्या करते हैं? वर्णन करते हैं। ठीक है। दूसरा क्या है? विचारात्मक निबंध। विचारात्मक निबंध किसे कहते हैं? इसको देख लेते हैं। चिंतन की प्रधानता होने के कारण इन्हें विचारात्मक निबंध कहते हैं। जब निबंध तैयार करते हैं तो निबंध का दूसरा प्रकार होता है क्या? विचारात्मक निबंध। किसी विषय निबंध लिखने के पहले उस विषय पर हम थोड़ा सा विचार करते हैं, इसलिए हमारा चिंतन उसमें क्या है? प्रधान होता है और चिंतन पर हम क्या करते हैं? जोर देते हैं। तीसरा क्या होता है? भावनात्मक निबंध। भावनात्मक निबंध के प्रकार देख लेते हैं जिसमें भावना प्रधान होते हैं, भावनात्मक कहलाते हैं। जैसे बरसात का पहला दिन, मेरे सपनों का भारत, बुढ़ापे, बसंतोत्सव उत्सव और चांदनी रात आदि। ये भावनाओं को प्रकट करते हैं। किसी भी निबंध हम तैयार करते हैं, विषय वस्तु पर निबंध तैयार करते हैं तो उसमें भावनात्मक होना, भाव प्रकट होना अति आवश्यक है। और लास्ट चौथा इनका प्रकार होते हैं क्या है? व्याख्यात्मक निबंध। व्याख्या करते हैं। तो वो देख लेते हैं व्याख्या किसे कहते हैं। किसी भी विषय वस्तु का पूर्ण जानकारी देना ही व्याख्यात्मक निबंध कहलाता है। जैसे राम ने रावण को मारा, चोर पुलिस को देखकर भाग गया। अर्थात बोलने का मतलब यह है व्याख्यात्मक निबंध। सबसे पहले हम वर्णन करते हैं इस निबंध के बारे में, उनका वर्णात्मक देख लेते हैं, फिर विचारात्मक करते हैं, विचार करते हैं, फिर भावनात्मक को देख लेते हैं, भावना प्रकट करते हैं उसमें, और लास्ट में उस भावना तीनों बिंदु को मिलाकर चौथा पॉइंट में हम क्या लिखते हैं? व्याख्यान। अर्थात व्याख्यान करके हम उस निबंध को प्रकट कराते हैं। तो मैंने उदाहरण दिया है ना, राम ने रावण को मारा। दूसरा क्या उदाहरण दिया था? चोर पुलिस को देखकर भाग गया। ठीक है। अब देख लेते हैं निबंध लेखन के निर्देश। निबंध लिखने से पहले कुछ निर्देशों का हमें पालन करना होता है। तो क्या अध्ययन करेंगे? निबंध लेखन के निर्देश। निबंध के भी कुछ निर्देश होते हैं। उस निर्देश को देखते हुए हम निबंध क्या करते हैं? किसी भी विषय में तैयार करते हैं। तो निबंध में मुख्यतः 5 प्रकार के निर्देश होते हैं। पहला निर्देश होता है विषय को समझकर पहले रूपरेखा बनाना। किसी भी विषय में अगर हम निबंध लिखते हैं तो उस विषय को समझते हैं, फिर उस विषय के अंतर्गत हम क्या करते हैं? रूपरेखा बनाते हैं। उस विषय का पहले निबंध लिखने से पहले उस निबंध के लिए हम रूपरेखा प्रकट करते हैं। दूसरा क्या होता है? तत्पश्चात उन बिंदु के आधार पर विषयों का विस्तार करते हुए अनुच्छेद बनाकर लिखना चाहिए। अर्थात बोलने का मतलब दूसरा में यह तत्पश्चात विभिन्न बिंदुओं के आधार पर हम विभिन्न बातों का, अपने भावनाओं को प्रकट हुए उस बिंदुओं पर हमें निबंध लिखना चाहिए। तीसरा निर्देश होता है निबंध की भाषा सरल और सहज होनी चाहिए। जब हम निबंध लिखते हैं तो हमारे निबंध का जो भाषा है, शैली है, वह क्या होना चाहिए? सरल, सहज और सुंदर होनी चाहिए।
चौथा है विषय के अनुसार कथाओं, पुराण, उदाहरण, सुक्तियां, कथनों, वाक्य में प्रयोग, लोकोक्तियां आदि का उदाहरण देते हुए भिन्न भिन्न शैलियों का प्रयोग करना चाहिए। निबंध वगैरह में जब निबंध तैयार करते हैं तो हमें इस पॉइंट के अंतर्गत किसी कथा का प्रसंग उठा लेते हैं, किसी सुक्तियां को उठा लेते हैं, लोकोक्तियां, विभिन्न भिन्न शैलियों का प्रयोग करते हुए हम निबंध तैयार करते हैं। और चौथा होता है इसमें से भाषा को प्रभावशाली बनाने के लिए मुहावरों, लोकोक्तियों का भी प्रयोग होना चाहिए तथा व्यक्तिगत अनुभवों, विचारों को भी प्रकट करना चाहिए। अर्थात इस बिंदु का बोलने का मतलब ये है, अगर भाषा को निबंध को रोचकता बनाने के लिए हमारी भाषा उसमें सहज और सरल होनी चाहिए। दूसरी बात यह है, उसमें मुहावरों और लोकोक्तियों का भी प्रयोग होना चाहिए जिससे वह निबंध रोचकता उत्पन्न होगा। और व्यक्तिगत भावनाओं, हमारे स्वयं के द्वारा उस विषय वस्तु पर जब हम निबंध तैयार करते हैं तो उस निबंध में स्वयं के द्वारा में भावनाओं और विचार का भी हमें क्या करना चाहिए, प्रकट करना चाहिए। अब मुख्य बिंदु पर अध्ययन करते हैं, निबंध कैसे लिखते हैं। अर्थात निबंध मुख्यतः दो प्रकार से लिखते हैं। निबंध कितने प्रकार से लिखते हैं? मुख्यतः दो प्रकार से लिखते हैं। पहला संकेतिक बिंदु के आधार पर और दूसरा बिना संकेतिक बिंदु के आधार पर। संकेतिक बिंदु के आधार पर देख लेते हैं। संकेतिक बिंदु के आधार पर हम निबंध देख लेते हैं। अभी वर्तमान में देख लेते हैं, जैसे पूरे विश्व में वैश्विक महामारी से पूरा विश्व लड़ रहे हैं, उस पर संकेत बिंदु के आधार पर निबंध तैयार करते हैं। तो संकेत बिंदु के आधार पर निबंध तैयार जब करते हैं तो पहले से हमें संकेत दिए रहते हैं, केवल उस संकेतों का ही पालन करते हुए उस बिंदुओं पर ही हमें लिखना रहता है, वही क्या कहलाते हैं? संकेत बिंदु कहलाते हैं। तो सबसे पहले देख लेते हैं, आज विश्व में पूरा विश्व वैश्विक महामारी से लड़ रहे हैं, तो इसमें देख लेते हैं कोरोना महामारी। कोरोना महामारी में कुछ अगर निबंध लिखते हैं संकेत बिंदु के बाद में कुछ बिंदु मिला हुआ है, तो सबसे पहले क्या है? प्रस्तावना। सबसे पहले क्या देख लेते हैं संकेत बिंदु के? प्रस्तावना, इसी को भूमिका भी बोलते हैं। फिर क्या कहते हैं? कोरोना वायरस क्या है, कोरोना विषाणु के लक्षण, कोरोना विषाणु से बचने के उपाय और लास्ट में निष्कर्ष। आइए इस पर थोड़ा चर्चा कर लेते हैं। सबसे पहले देख लेते हैं संकेतिक बिंदु के आधार पर प्रस्तावना या भूमिका। इस पर अगर निबंध हमें लिखना होता तो क्या करेंगे? सबसे पहले हम 17 नवंबर सन 2019 को भारत के पड़ोसी देश चीन के व्यापारिक सिटी वुहान से सबसे पहले यह लक्षण पाया गया था। वुहान व्यापारी सिटी होने के कारण कई देशों के व्यापारी वहां वुहान व्यापार करने के लिए गए थे। कोरोना संक्रमित से संपर्क में आने से वह भी धीरे धीरे कोरोना पॉजिटिव होने लगे और यह धीरे धीरे फैलने लगे। अगर इस पर अध्ययन हम कर सकते हैं। फिर देख लेते हैं क्या है कोरोना विषाणु क्या है। कोरोना विषाणु क्या है, इसके अंतर्गत देख ले। कोरोना एक जनित रोग है। विषाणु के सजीव निर्जीव का कीड़ा माना जाता है, जो अन्य जीवों के संपर्क में आकर अपना प्रक्रिया उन जीवों के अंदर करता है। इसी में सन 2019 में मिले गए विषाणु को कोविड-19 का नाम दिया गया है। फिर देख लेते हैं क्या है कोरोना के लक्षण है। विभिन्न प्रकार के लक्षण है कोरोना में होता है, तो जैसे तेज बुखार आना, खांसी, सर्दी, मुंह का स्वाद चले जाना, सिर में दर्द होना, भिन्न प्रकार की क्या होता है लक्षण देखने को मिलते हैं। फिर है कोरोना विषाणु से बचने के उपाय। कोरोना विषाणु से बचने के लिए विभिन्न उपाय किए हैं। WHO ने एवं शासन के निर्देशों के अनुसार भिन्न बिंदुओं पर हम इस पर अध्ययन कर सकते हैं। क्या इसे बचने के लिए? सबसे पहले साबुन से हाथ को बार बार धोना चाहिए। 2 गज के सामाजिक दूरी बनाए रखना चाहिए। नियमित मास्क लगाना। चौथा है भीड़ वाले स्थान से बचना और उपर्युक्त लक्षण दिखे जाने पर उन पर जांच कराना। ये क्या है उनका बचने का उपाय है। और लास्ट में इन सभी बिंदुओं का निचोड़ सारांश में हम दर्शाते हैं। तो सारांश में हम दर्शाते हैं तो देखेंगे कोरोना एक वैश्विक महामारी बताई गई है, बन गया है। वुहान से शुरू होकर भारत में ही नहीं बल्कि पूरे विश्व में यह
फैला हुआ है, जिनके जीवाणु कारक पूरे जनजीवन अस्त व्यस्त कर दिया है। यह जीवाणु अर्थ के साथ साथ जनजीवन को भी भारी हानि पहुंचा रहा है। इसी कारण इस विषाणु का नाम वैश्विक महामारी बन गई है। इस तरह से हम सांकेतिक बिंदु के आधार पर हम क्या कर सकते हैं, निबंध लिख सकते हैं। संकेत, कुछ बिंदु हमें संकेत दिए रहते हैं और उस बिंदु के आधार पर ही हम उस बिंदु का क्या करते हैं, वर्णन करते हैं। पढ़े हैं ना, उसके प्रकारों में पढ़े ना, वर्णनात्मक निबंध। तो ये हम संकेत दिए रहते हैं कुछ बिंदु, उस बिंदु पर हम क्या है, वर्णनात्मक रूप से वर्णन करते हुए अध्ययन करते हैं। ये तो पहला हुआ संकेत बिंदु के आधार पर। दूसरा बिंदु है बिना संकेत बिंदु के आधार पर निबंध। हम पहला निबंध कैसे लिखते हैं उन पर देख लिया। संकेत बिंदु के आधार पर हम उसका अध्ययन कर चुके हैं। इसमें देखेंगे बिना संकेत बिंदु के आधार पर। अगर हम बिना संकेत बिंदु के आधार पर निबंध लिखते हैं तो किसी भी विषय वस्तु में अगर हम निबंध तैयार करते हैं तो केवल विषय वस्तु का नाम दिए रहेंगे और उस पर बिंदु नहीं दिए रहेंगे। उस विषय वस्तु के अनुसार ही हम जब निबंध तैयार करेंगे तो हमें उस विषय के अनुसार हमें निबंध बनाना पड़ेगा। तो सबसे पहले देख लेते हैं बिना संकेतिक बिंदु के आधार पर। जैसे देख लेते हैं विज्ञान के चमत्कार। विज्ञान के चमत्कार के अंतर्गत अगर हमें निबंध लिखना रहेगा तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, विज्ञान के चमत्कार के निबंध में बिना संकेतिक बिंदु के आधार पर अगर निबंध लिखेंगे तो उनमें से निकालने हैं विज्ञान के चमत्कार। तो विज्ञान के चमत्कार पहला बिंदु क्या रहेगा, प्रस्तावना। इसी को क्या बोलते हैं, भूमिका भी बोल देते हैं। प्रस्तावना को क्या बोल देते हैं, भूमिका। फिर इसी में क्या हो गया, प्रस्तावना देख लिए। फिर दूसरा क्या होता है, अर्थ बता दिए। फिर तीसरा क्या बताएंगे, बिना संकेतिक बिंदु के आधार पर विज्ञान के चमत्कार के अंतर्गत हम अगर निबंध लिख रहे हैं तो सबसे पहले क्या कहते हैं, प्रस्तावना या भूमिका। फिर विज्ञान के चमत्कार क्या है उसके बारे में लिखेंगे और तीसरा क्या लिखेंगे, महत्व। उनका महत्व क्या है, महत्व। और चौथा बिंदु क्या लिख, चौथा बिंदु महत्व के बाद चौथा बिंदु क्या लिख सकते हैं, प्रभाव। महत्व है तो उनका महत्व है तो क्या, प्रभाव है। तो उसको क्या कर सकते हैं, चौथा बिंदु हम प्रभाव बना सकते हैं। और प्रभाव तो है तो प्रभाव के साथ साथ हम उसमें कितना प्रभाव पड़ा तो पांचवा बिंदु हम उसमें लाभ बना सकते हैं। क्या बना सकते हैं, लाभ। और छठा लाभ तो हो रहा है तो लाभ है, जहां लाभ होता है वहां हानि होना भी निश्चित है। तो लाभ है तो उनका हानि कुछ है तो हानि का भी हम पॉइंट बना सकते हैं। यहाँ हानि का भी हम पॉइंट बना सकते हैं। हानि है लेकिन जहां लाभ है वहां हानि है। जहां हानि है उस हानि से बचने के लिए कुछ ना कुछ हम उपाय ढूंढ लेते हैं। तो सातवां पॉइंट क्या लिख सकते हैं, हम उपाय भी लिख सकते हैं। उपाय तो है, अब इतना पॉइंट लिखने के बाद उपाय तो लास्ट हो गया। उपाय ढूंढने के बाद हम एक चरण सीमा तक पहुंच जाते हैं और लास्ट पॉइंट लिख सकते हैं। इन सभी पॉइंटों को सारांश या निचोड़, इसी को निष्कर्ष भी बोलते हैं, विशेषताएं भी बोलते हैं, वह होता है उपसंहार। आठवां पॉइंट क्या हो जाएगा, उपसंहार। इसी को निष्कर्ष भी बोलते हैं। ये प्यारे बच्चों इस तरह से हम किसी भी विषय वस्तु पर एक सुंदर, सरल, सहज निबंध लिख सकते हैं। तो इतना ये हम निबंध कैसे तैयार करते हैं, निबंध कैसे लिखते हैं, इन पर हम चर्चा किए हैं। इस तरीके से हम अगर किसी भी विषय वस्तु पर, चाहे वो सांकेतिक आधार पर हो चाहे बिना सांकेतिक आधार पर हो, अगर हमें निबंध लिखना रहेगा तो हम इस बिंदु को ध्यान में रखते हुए हम निबंध, किसी भी विषय वस्तु पर हम निबंध तैयार कर सकते हैं। आगे की क्लास हम नेक्स्ट वीडियो के माध्यम से अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।